शाह हवेली इस वक्त ऐसी खामोशी में डूबी हुई थी जैसे वहां जिंदगी का नामो निशान ही ना हो। कुछ ही देर पहले वही जगह रोशनियों, खैखों और आतिशबाजी से जगमगा रही थी, लेकिन अब हर तरफ एक मुर्दा सा सकूत फैला हुआ था। हवा भी जैसे रुक गई थी, सांस लेना भारी लग रहा था और दीवारों से टकराकर सिर्फ खामोशी की गूंज सुनाई दे रही थी। आइन निकाह के वक्त जब दुल्हे की असलियत सामने आई तो सबके कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो शख्स जो सबकी नजरों में एक शरीफ और कामयाब इंसान था, दरअसल पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप निकला। वानिया जो दुल्हन बने सुर्ख जोड़े में बैठी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी, अब बेयकीनी से हर चेहरा तक रही थी। इसके सामने इसका बाप, भाई और दादा सब मौजूद थे, मगर किसी ने ये जहमत नहीं की कि इस रिश्ते की सच्चाई जांच ले। क्या ये सब अंधे थे या सिर्फ दिखावे के लिए जीते थे? वो दिल ही दिल में सोचती, अपने आंसू जब्त करते अपनी जिंदगी का तमाशा बनता देख रही थी। लोगों के बीच सरगोशियां शुरू हो गई। किसी की नजरें तरस से भरी थी तो किसी के चेहरे पर तमाशा बेनों वाली मुस्कुराहट थी। इसी शोर के बीच एक रोबदार गूंजदार आवाज उभरी, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, निकाह होगा। ये आका जान थे जिनके लहजे की सख्ती ने सबकी जबानें बंद कर दी। वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में फैसला झलक रहा था। ज़ैन शाह, उन्होंने आवाज लगाई। ये कैसी आवाज जिसने पूरे हॉल की फिजा को हिला दिया। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ न आया कि वो अब क्या फरमाने वाले हैं। वानिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। ज़ैन शाह, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसके जहन में ख्यालों का तूफान मच गया। ज़ैन अभी बच्चा है, मेरा निकाह इससे नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो दिल ही दिल में अहद करती अपने दादा की अगली बात का इंतजार करने लगी। खुद की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, मगर वो ज़ैन की जिंदगी को इस दलदल में ढकेलना नहीं चाहती थी। इसकी निगाहों में आंसू तीरने लगे, मगर इसने सर झुकाया ताकि कोई कमजोरी ना देख ले। जी दादा जान। ज़ैन शाह ने आगे बढ़कर मौत बाना अंदाज में सर झुका दिया। सबकी नजरें अब इसी पर मरकूज थी और अगले लम्हे आगा जान के लबों पर निकला जुमला पूरे मजमुआ में बिजली बनकर गिरा। ऐसा लगा जैसे हवेली की फिजा एक बार फिर चीख उठी हो, शाह को लेकर आओ। आगा जान की गरजदार आवाज ने हवेली की खामोश फिजा को चीर कर रख दिया। इनके लहजे में ऐसा हुक्म था जिससे इनकारी की जुर्रत कोई नहीं कर सकता था। वो कुर्सी पर बैठे अपनी छड़ी पर हाथ जमाए ज़ैन शाह के जवाब का इंतजार करने लगे। ज़ैन का चेहरा जर्द पड़ गया। इसे लगा जैसे दादा ने नहीं बल्कि जमीन ने खुद इसे निगलने का हुक्म दिया हो शाह को। इसके लबों से मध्यम सी आवाज निकली, जैसे वो यकीन ही ना कर पा रही हो कि इसका नाम का जिक्र वाकई हुआ है। वानिया की आंखें हैरत से फैल गई। शाह को? वो वहशी इंसान, वो यहाँ नहीं आ सकता। इसके लहजे में खौफ भी था और नफरत भी। दफा हो जाओ, अगर वो साइको यहाँ आया तो मैं सबके नाम ले लूंगी, ये केक को चुन चुन कर मरवाऊंगी। वो कपकपाती आवाज में चीखती, मगर आगा जान की आंखों में कोई तासिर न था, जैसे इनके लिए इस शोर हंगामे की कोई अहमियत ही ना हो। हवेली का वो हिस्सा जहाँ वो सब खड़े थे बरसों से बंद था। ये वो जगह थी जहाँ कदम रखने के सख्त ममानात थे, मगर आज 2 दिन बाद होने वाली हवेली की लाडली बेटी की शादी ने सब हदूद तोड़ दी थी। वानिया की जिद थी, मैं जाने से पहले अपनी हवेली का वो हिस्सा देखना चाहती हूँ। इसे कभी किसी ने नहीं देखा। इसके लहजे में जिद के साथ एक अनोखी कशिश भी थी, जैसे इसके दिल को पहले से खबर हो कि इस जगह में कुछ ऐसा छुपा है जो सब बदल देगा। सबने पहले तो इसे समझाने की कोशिश की, मगर फिर इसकी जिद के आगे हार मान ली। आखिर वही तो हवेली की जान थी, सबकी लाडली। वो कदम ब कदम आगे बढ़ने लगे। हॉल के हर कोने से पुरानी दीवारों की सर्द हवा आ रही थी। दर्श पर इनके जूतों की आवाज गूंज रही थी और हर गूंज इनके दिल की धड़कनों के साथ मिलकर खौफनाक साज बन गई थी। मेरी बात मानो, अभी वापस चलते हैं, दुआ ने कपकपाती आवाज में कहा। इसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। अगर लाला आ गए ना तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद पर सब एक दूसरे को देखने लगे, मगर कोई हिम्मत ना कर सका कि पलट जाए, जैसे तजस्सुस ने सबको जकड़ लिया हो। वही तो ज़ैन ने दांत पीसते हुए सरगोशी की, ये वानी क्यों शादी से पहले मरने पर तुली हुई है।
एक ख्वाहिश के चक्कर में दूसरी ख्वाहिश भी खो देगी। वानिया ने पलटकर इसे देखा। इसकी आंखों में चमक थी, खौफ नहीं। कोई अनजाने जिद। कुछ जगह कहानियां सुनाती हैं जैन, और मैं आज वो कहानी सुनना चाहती हूँ जिसे सबने बरसों से छुपाया है। पूरे माहौल पर जैसे किसी अनदेखी आंख का साया छा गया। हवा रुक गई, दिए टमटमाटे लगे, और यूं लगा जैसे खुश शाह इनके आमद का इंतजार कर रहा हो। वो आवाज ऐसी थी जिसने जिस्म में लर्जा दौड़ा दिया। फजर खुद पसीने से शराबत महसूस कर रहा था। ओहो यार, तुम लोग भी ना, वानिया ने हंसते हुए कहा, जैसे कोई बात सुनाने ही वाले हो। यहाँ कोई नहीं है, चलो जल्दी, देखो कितनी खूबसूरती है ये सब। हाय अल्लाह, काश कोई जल्लाद ये जगह मेरे शौहर को शादी पर तोहफे में दे दे, इसने बेसाख्ता कहा, आंखों में चमक और लबों पर ये ख्वाब सा मुस्कुराता। और मैं तो जी लूंगी, सारी जिंदगी यही रह जाऊंगी। वो जज्बात से भरी हुई बोली, अपने दिल की आरज़ू बहरे हाल खुलकर कह दी। वो जानती भी ना थी कि किस वक्त कोई हाँ या ना कह दे। बस इस लम्हे में वो खुशी के तस्वुर में खो गई थी। वाकई मजा आ जाएगा, और मैं और फजर हमेशा तुम्हारे दहलीज के ख्याल रहेंगे। अरहा ने गहरी सांस लेते हुए महसूस होने की ख्वाहिश जाहिर की। इसकी आंखों में लम्हाती उम्मीदें जल उठी थी। फजर ने वहां की खूबसूरती पर आहें भरकर कहा कि वो सारी उम्र इसी दहलीज पर आबाद रहने को दिल से तैयार है, जैसे यही इसकी तमाम तमन्ना हो। जैन ने चेहरे पर तशवीश की हल्की लकीरें तीर रही थी। चलो अंदर चलते हैं, बेडरूम देखते हैं, जैन ने अफसरदा सी आवाज में कहा और कदम आगे बढ़ाए। गोया इसे अंदर की तरफ जाने में कोई असरब था। इतनी ही देर में दरवाजे के पिछले हिस्से से कोई आम महसूस सी आवाज आई। सब लोग चौंक गए और फौरन आवाज की तरफ मुतवज्जा हो गए। वहां शायद स्टडी रूम का दर था जिसका लॉक हिल रहा था। दिलों की धड़कनें तेज हो गई। फजर डर के मारे एक पल के लिए थम सा गया, फिर आहिस्तगी से किसी सोफे के पीछे झुकते हुए सरगोशी में बोला, वानिया, अगर वो दुबई में है तो ये कौन है? इसकी आवाज लरसती हुई और लफ्ज टूटते हुए निकल रहे थे, जैसे जबान भी घबराहट में फंस गई हो। इसके हंगामे भरे अंदाज पर अरहा ने इसे सख्त निगाहों से देखा और फिर थप्पड़ सी मारकर खामोश कर दिया। मगर इसकी आंखों में खौफ साफ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीने में ऐसा बोझ था कि सबके कदम जमीन पर जम गए थे। हवा में जो सुकून छाया हुआ था वो इतना गहरा था कि एक लम्हे के लिए सबको अपने अंदर समा जाना महसूस हुआ। अपनी धड़कनों को काबू में रखो वरना सुनाई दी जाएंगी। अरहा ने सख्त सरगोशी की और सबको अपना हाथ दिल पर रखकर तरतीब से चलने का इशारा दिया। वो लम्हा हर एक के लिए आजमाइश बन चुका था, चाहे वो तजस्सुस था या खौफ। सब एक ही वक्त में खल्ब पे ऊंचे लहरों की मानिंद टूट रहे थे। इन सब की धड़कनें अब हथेलियों से भी सुनाई देने लगी थी, जैसे दिल सीने में नहीं हाथों में धड़क रहा हो। फजर ने हौले से सर मोड़ा और अगले ही लम्हे इसके लबों से लरसती आवाज निकली, ओ गॉड, ये कहाँ, कैसे? दरवाजा खुला और वो शख्स शाह स्टडी रूम से निकलकर बड़े इत्मीनान से बाहर आया। वो सोफे पर बैठा जैसे इसके लिए यह मंजर कोई गैर मामूली बात ही ना हो। इसके चेहरे पर वही संजीदगी, वही जलाल, जैसे वो जानता हो कि सब इसे देख रहे हैं। वानिया के मुंह से बेख्तियार सुस्कारे निकले, अगर वो यही बैठा रहा तो हम बाहर कैसे जाएंगे? सबने एक दूसरे की तरफ खौफ ज्यादा नजरों से देखा, आंखों में वही सवाल, अब क्या करें? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इन्हें मालूम ही ना था कि वो शख्स अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इन सबको देख रहा है। इनकी हर जंबिश, हर हरकत इसके सामने आया थी। इसकी निगाहों में एक सर्द तबस्सुम उभरा, जैसे वो इनके खौफ से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। मार दो इसे, वानिया ने कांपते हुए हाथों से इशारा किया। दोनों हाथों से गला दबाने का इशारा बनाते हुए वानिया की आंखें हैरत से फैल गई। पागल हो गई हो? इसने आंखों ही आंखों में डांट दिया। शाह ने इनके चेहरे की तासीरात देख लिए थे। एक पुरइसरार मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। इंटरेस्टिंग, वो आहिस्तगी से बोला, मुझे क्या मालूम था इस छोटी सी चुंटी में इतनी जान निकल आएगी। इसने लैपटॉप अपनी टांगों पर एडजस्ट किया, सोफे की पिच से टेक लगाई और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में कहा, ठीक से छुपकर बैठ जाओ वरना थक जाओगे। इसकी आवाज सुनकर वो सब सहम गई। किसी ने पलक भी न झपकी। पहले तो इन्हें लगा कि शायद ये इन्हीं में से किसी की आवाज थी, मगर अगले ही लम्हे सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये आवाज तो हम सबसे किसी की भी नहीं थी।
वानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने हिम्मत जमा करके सोफे के पीछे से झांका, थोड़ा सा आगे झुककर लैपटॉप पर नजर डाली और अगले ही पल इसकी रूह कांप उठी। स्क्रीन पर इसका अपना चेहरा था। वो खुद को देख रही थी, बिल्कुल इसी लम्हे, इसी जगह, जैसे कोई कैमरा इनके सामने लगा हो। एक तेज चीख इसके लबों से निकली, मारे गई। वो झट से नीचे बैठ गई, दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। इसके चेहरे का रंग चंद लम्हों में सफेद पड़ गया, यूं लगा जैसे इसकी सांसें भी बर्फ बन गई हो। वानिया और अरहा इसे देखकर सकते में आ गई। जैन ने कदम पीछे खींचे मगर जबान बंद थी। फिर अचानक वही आवाज दोबारा गूंजी, बाहर आओ सारे के सारे। ये काशान शाह की आवाज थी, ठंडी मगर ऐसी कि सुनने वाले के जिस्म में बर्फ भर जाए। एक पल में सबकी रीढ़ की हड्डियों में सनसनी दौड़ गई। कोई ना बोला, कोई ना हिला, बस खौफ के साए गहरे होते गए। वो सब नजरें झुकाते, कदमों को जमीन में गाड़ते इसके सामने आ खड़े हुए। कमरे में इतनी खामोशी थी कि सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। शाह ने अपनी कुर्सी से सर उठाया, एक सर्द नजर सब पर डाली और आहिस्तगी से अपने लैपटॉप का ढक्कन बंद कर दिया, जैसे किसी फैसले पर मेहर लगा दी हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? इसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि दीवारों पर गूंजने लगी। इसकी नजरें एक एक चेहरे पर पड़ी और हर एक के कदम लड़खड़ाने लगे। वानिया के गले में जैसे अल्फाज फंस गए। खौफ और शर्मिंदगी के बोझ से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके लिए आंसू ही सबसे बड़ा हथियार थे। जब भी वो बेबस होती, यही आंसू इसे किसी हद तक महफूज बना देते। लाला, वो वानी। जैन ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा ही था कि अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज गूंजी। छटाक, थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। जैन के चेहरे का रुख झटके से एक तरफ हुआ। वो लड़खड़ा गया मगर बोला नहीं। वानिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। इसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया, आंखों खौफ से फैली हुई थी। जैन के कानों में साए साए की आवाज गूंजने लगी। वो इतना बेबस महसूस कर रहा था कि दोबारा सर उठाने की जुर्रत भी ना कर सका। बाकी सबके चेहरों पर दहशत छा गई थी। कोई पलक तक ना झपक रहा था। दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा इस तरफ कदम भी रखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाह की आवाज में वही तेजदार थी जैसे कोई तलवार हवा को चीर रही हो। वो गुस्से में था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून झलकने लगा था। सबने एक लम्हे में सर हिलाया और भागने की सी हालत में दरवाजे की तरफ लपके। सबसे पहले जमीन निकला, पीछे पीछे दुआ, अरहा और फजर, और सबसे आखिर में हमेशा की तरह वानिया। वो जाते जाते कभी पलटी। इसकी आंखों में आंसू मगर चेहरे पर गुस्से की चमक थी। इसने शाह की तरफ घूर कर देखा, ऐसे जैसे कहना चाह रही हो ये खत्म नहीं हुआ अभी। फिर वो झट से बाहर निकल गई। शाह ने इसे जाते देखा और लम्हा भर को खामोशी छा गई। इसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक हल्की सी थकन आ गई। वो गहरी सांस लेता सोफे की पिच से टेक लगा गया। शुक्र है अंदर नहीं गए वो, इसने खुद से कहा। फिर एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट जिसमें इत्मीनान भी था और राज भी। इसने निगाह कमरे के एक कोने की तरफ डाली जहां बारीक कैमरों और सीन्स की रोशनी मध्यम से झलक रही थी। अगर वो ये कदम भी आगे बढ़ाते, वो ज़ेरे लब बोला, तो आज सब कुछ खत्म हो जाता। फिर वो उठा, कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ गया, जैसे किसी खास शय को चेक करने जा रहा हो, क्योंकि वो जानता था इस कमरे में सिर्फ वो नहीं रहता बल्कि कुछ राज भी बसते हैं। ऐसे राज जो अगर सामने आ जाएं तो पूरी हवेली लरज उठे। 2 दिन रह गए हैं, वादा टालना नहीं। वो इनके कमरे में बैठा निगाहों में संजीदगी और लहजे में डंकार लिए बार बार यही कह रहा था। इसकी बात सुनकर वो खामोश रह गई, बस इसे घूरते रह गई जैसे अल्फाज इसके दिल पर वार किए जा रहे हो। तुम तो फिरने की बात कर रही हो है ना? इसने मुस्कुराते हुए तनस किया। और जब मैं चला जाऊं तो तुम मेरे फैसले का एहतराम करोगी। इसकी आवाज में जलती हुई हंसी थी मगर इसके अंदाज में एक संजीदा नोक भी थी। वो इसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वो खैखा जो सबको दोषी और खुद एतमादी का मिला जुला इजहार था। जिंदगी के मामले में कोई रियायत नहीं होती, इसने मुख्तसर मगर जोरदार लहजे में कहा, और इस हर लफ्ज ने बात वाज़ा कर दी कि इसकी तौक़ियात बुलंद और गैर काबिल मजाक हैं। हाँ मैं जानती हूँ, वह आहिस्ता से बोली। अगर तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा ना उतरोगे या थोड़ी सी शिकायत भी हुई तो मैं अपना वादा वापस ले लूंगी। इसने इसे धमकी नहीं बल्कि एहतियात से आगाह किया, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी नाराजगी की कीमत बहुत ज्यादा है।
वो इसे देखा और फिर बोला, इस गुस्से से जिसे तुम खौफनाक समझ रही हो, मैं इसी का इलाज लेकर आ रहा हूँ। इसकी निगाहों में ये खिलन और खुद एतमादी थी जो सबको मुतासिर कर देती। वो धीमा सा मुस्कुराया, अंदर से मुतमईन मगर बाहर से नरम। तुम ठीक कह रहे हो, मैं जानती हूँ, मैं वादे से मुकरना नहीं चाहती। तुम भी अपनी तरफ से वादा निभाना। वो लम्हा दोस्ताना छेड़छाड़ में बदल गया। इसने हल्के लहजे में कहा, यार तुमसे वादा करना तो मजा नहीं आ रहा, मैं बेगम से वादा करूंगा। वो इसे छेड़ने लगा तो इसने आंखें तेज करके इसे घूर दिया, मगर वो फौरी ही रुक गया, जैसे इसकी आंखों में कुछ और ही पड़ लिया हो। क्या हुआ, कुछ कहना है तो कहो, इसने नरम अंदाज में पूछा, मगर इसके लहजे में वही अपनी खास गर्मजोशी थी। ये रूप इसका सिर्फ इसके लिए था। अवाम में वो कड़ा और सख्त दिखाई देता, मगर इसके सामने नरमो मुलायम। दफा हो जाओ और कभी अपने सास से भी चलकर मिल लिया करो, इसने हंसते हुए नसीहत दे दी, जबकि इसके लहजे में लचक और प्यार दोनों थे। फ्री में तो मैं टॉफी भी नहीं लेता और आप इतना महंगा मशवरा दे रहे हैं, वो छेड़ते हुए बोला। दोनों के दरमियान की हल्की फुल्की थी कि तपती मुकालमा फिजा को नरम लेकर आया। फिर भी पीछे छुपी संजीदगी हर लम्हा झलकती रही। नहीं चाहिए, वो मुख्तसर मगर तेज लहजे में बोला, और साथ ही मेज पर रखी गाड़ी की चाबी उठाकर उंगलियों में घुमाते हुए हवा में उछाली, फिर महारत से खींच कर ली। इसके अंदाज में एक अजीब सा एतमाद था, जैसे दुनिया की कोई बात इसे रोक नहीं सकती। वो चला गया, मगर पीछे रह जाने वाली निगाहें कुछ लम्हों तक इसी समेत जमे रही। वो वाकई खूबसूरत लग रहा था, जैसे कोई मकरूर शहजादा अपनी दुनिया से बेनियाज हो। शाहों की वो कदीम हवेली कई एकड़ जमीन पर फैली हुई थी। चारों तरफ सरसब्ज लॉन, ऊंचे दरख्त और वस्त में ऐसा दादा वो इमारत जिसका हर सुतून पुरानी शान शौकत की कहानी सुनाता था। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक दुनिया थी, शाह खानदान की दुनिया, जिसके हर कोने में ताकत, रोब और पुरानी रिवायत की खुशबू रची बसी थी। हवेली के सरबराह सैयद जागीर शाह थे, एक बावफा सख्त मगर मसनफ मिजाज बुजुर्ग, जिनकी शादी फरखार शाह से हुई थी। इनके 3 बच्चे थे, इलियास शाह, अब्बास शाह और रुबीना शाह। इलियास शाह की शादी शमरन शाह से हुई और इनके 3 बच्चे थे, जैन शाह, फजल शाह और दुआ शाह। अब्बास शाह ने अपनी चचाजाद फरीहा शाह से निकाह किया, जिससे इनकी एक ही बेटी थी, वानिया शाह, जो सबकी लाडली मगर जिद्दी तबीयत की थी। जबकि रुबीना शाह ने अपनी पसंद से शादी की, मगर नसीब ने इनसे जल्द ही इनका सहारा छीन लिया। शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने इन्हें और इनके बच्चों को घर से बेदखल कर दिया। यूं वो अपने 2 बच्चों अरहा शाह और बुरहान शाह के साथ दोबारा इसी हवेली में आ बसी थी, जहां हर सांस के साथ पुरानी यादों की तलखी इनके दिल में ताजा रहती थी। और हवेली के दूसरे हिस्से में वो शख्स रहता था जिसका जिक्र आते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता, काशान शाह। वो दरअसल सैयद जागीर शाह की करीबी दोस्त का पोता था, लेकिन जागीर शाह ने इसे अपने खून से भी ज्यादा अजीज रखा था। बचपन से इसी हवेली में पला बड़ा, मगर हमेशा तन्हा, जैसे दीवारों के साये में छुपा कोई राज। इसकी आंखों की वहशत, इसके चेहरे की संजीदगी और इसके लहजे की सख्ती से हवेली का कोई भी फर्द नजरें मिलाने की जरूरत नहीं करता था, खास तौर पर वानिया और जैन को तो वो एक बार थप्पड़ चढ़ चुका था, ऐसा थप्पड़ जो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल पर लगा था। इसीलिए अब वो इसके सामने आते ही काम जाता था। और वानिया इसने कभी कुछ कहा नहीं था, मगर शायद यही खामोशी ज्यादा खतरनाक थी। एक ऐसा खौफ जो लफ्जों के बगैर भी दिल पर नक्श रहता है। आज तो कोई बहुत खुश दिख रही है, ये शौक सा जुमला इस वक्त हवा में गूंजा जब वो आईने के सामने बैठी अपने कानों में झुमके सजा रही थी। आवाज सुनते ही इसने चौंक कर खींचे देखा, सामने वो खड़े थे, आंखों में शरारत की चमक और होठों पर वही पुरानी मुस्कुराहट। हाँ तो होंगी ना खुश, इसने शर्माई हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, फिर अपनी चूड़ियां बजाई जो खनक के साथ एक मधुर आवाज निकाल गई। आखिर इतने सालों का अरमान पूरा होने जा रहा है। इसकी आवाज में ऐसा सुकून और खुशी थी जिसे दिल के अंदर छुपी ख्वाहिश आखिरकार सच होने जा रही हो। वो हंसी हल्का सा खैखका लगाया, वो खैखका जो इस कमरे में बैठी सब खवातीन के चेहरों पर हैरत की लकीरें ले आया।
शर्म कर लो जरा, दुल्हन बनी हो। रुबीना शाह ने जरा सख्त लहजे में टोका, मगर इसके लहजे में भी मोहब्बत छुपी थी। वानिया ने फौरन मुंह बसोल लिया और हंसते हुए अपनी फुप्पू के गले में बाजू डाल दिए। अरे फुप्पू, जाने भी दे, क्यों नाराज होती हैं? एक ही बात तो दुल्हन बनना है। इसकी शौकी से पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। यही वानिया थी, जिद्दी, निडर और जिंदगी से भरपूर। अरहा जो कब से इसे चहकते हुए देख रही थी, हसरत भरी आंखों से बोली, वानी, तुम रोओगी नहीं? इसके लहजे में एक मासूम सी तजस्सुस भरी ख्वाहिश थी, जैसे वो अपनी दोस्त की हर अदा देखना चाहती हो। वानिया ने फौरन चेहरा घुमाकर आईने में अपना अक्स देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अल्लाह ना करे रोए मेरे दुश्मन, और साथ ही अपने बालों का टिक्का दुरुस्त करते हुए शरारती अंदाज में सर झटक दिया। अरहा ने मुंह बसोरा, यार मैं तो देखना चाहती थी तुम रोती हुई कैसी लगती हो। कमरे में फिर यह खैखा गूंज उठा। मरियम शाह ने इसे घूरते हुए कहा, कभी अच्छा नहीं बोल सकती तुम? फिर इसी लम्हे उन्होंने आगे बढ़कर दुल्हन बनी लड़की की बलाएं ली। आंखों में प्यार और लबों पर दुआ थी। वानिया की आंखों में चमक थी, जैसे ख्वाबों की दुनिया बस एक पल दूर हो। ये अरेंज मैरिज थी, मगर वानिया के लिए बस शादी ही ख्वाब थी। इसे फर्क नहीं पड़ता था कि दुल्हा कौन है, क्योंकि इसे बस वो दिन चाहिए था जब वो दुल्हन कहलाई। और फिर अचानक सहन से शोर बुलंद हुआ, बारात आ गई है। ये अल्फाज सुनते ही पूरे माहौल में एक अजीब सी गहमा गहमी फैल गई। चूड़ियां खनकने लगी, दुपट्टे दुरुस्त किए गए, और वानिया ने आईने में खुद को आखिरी बार देखा, जैसे वो जानती हो अब इसकी जिंदगी का असल बाब शुरू होने वाला है। चलो चले बाहर, वो शोर मचाने लगी, जैसे पूरे मोहल्ले को अपनी खुशी से जगा रही हो। वानिया के दिल में भी अचानक एक अजीब सी हलचल सी पैदा हो गई। दिल की धड़कन तेज, सांस हल्की से बेतरतीब। ओए सुनो, इसने अपनी टीम को आवाज दी। सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हुए सबने इसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। सिर्फ आबरू उचका दी, यार मुझे भी बारात देखनी है। इसने बेचारगी से मुंह बनाते हुए अपनी ख्वाहिश जाहिर की, और सब इसे देखकर हैरत और थोड़ी सी निदामत में रह गई। आर यू सीरियस? किसी ने तनस के साथ कहा, जिस पर वानिया ने जोर से सर हिलाया। जी हाँ, वो वाकई देखने के लिए बेताब थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बस और बात नहीं, फजर ने इसे घूरते हुए कहा, और फिर दोनों को बाहर की तरफ ले गई। वानिया ने अपने आप को देखा, वो सब इसे छोड़कर जा रही थी, और दिल में एक छोटी सी मायूसी के साथ खुद से कहा, ये सब मुकर गई। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और खुद कोई मंसूबा बनाते हुए बारात देखने का इरादा कर लिया। इसी दौरान शाह हवेली में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर आवाज दब गई और हर कदम खाली जमीन पर गूंज रहा था। कुछ देर पहले यहाँ आतिशबाजी की रोशनी से हर तरफ रौनक थी, और अब वही गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे कोई जी रूह भी यहाँ क़याम पज़ीर न हो। आईन निकाह के वक़्त लड़के की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। वो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। वानिया दुल्हन बनकर बैठी थी, आंखों में हैरत और दिल में दुख के साथ सबको देख रही थी। इस हवेली में इसके भाई, बाप, दादा, हर अहम शख्स मौजूद था, मगर किसी ने छानबीन करने की जहमत नहीं की थी। वानिया दिल में सोचती रही, मेरा तमाशा सबके सामने हो रहा है। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे, और वो सबके कानों में आवाजें गूंजती महसूस कर रही थी। इतने में आगा जान की आवाज गूंजी, सब लोग अपनी जगह वापस बैठो, 2 निकाह अभी होने वाला है। इनकी रोबदार और हिकमती आवाज ने एक लम्हे के लिए सन्नाटे को तोड़ा, और सबने बेख्तियार अपने अपने मकामात की तरफ कदम बढ़ाया। आवाज आगा जान की थी, जो अपने रोबदार लहजे में हर लफ्ज को हुक्म की मानिंद गूंजाते थे। वो एक तरफ रखे सोफे पर बैठे पर वखार अंदाज में सबकी तरफ देख रहे थे। ज़ैन शाह अपने पोते को पुकार कर उन्होंने पूरे कमरे की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। इनकी पुकार सुनते ही कई लोग हैरत से इन्हें देखने लगे, जैसे इनकी मौजूदगी का वजन अचानक बढ़ गया हो। वानिया का दिल अचानक से जैसे फसलियों में रुक गया हो। धड़कन एक लम्हे के लिए थम सी गई। तो क्या? ज़ैन शाह, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसने दिल में जोर से कहा, ज़ैन के साथ मेरा निकाह नहीं हो सकता। ये बच्चा है, अभी छोटा है। अपने आप से अहद कर चुकी थी कि वो अपना और ज़ैन का तमाशा नहीं बनने देगी। खुद की जिंदगी तबाह हो चुकी थी, मगर वो ज़ैन की हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार थी। जी दादा जान, ज़ैन शाह ने आगे बढ़ते हुए अपने दादा के सामने सर झुकाया, और जैसे ही आगा जान ने अगला लफ्ज कहा, पूरे कमरे में एक बम फटने जैसा एहसास गूंज गया। शाह को लेकर आओ।
आगा जान ने हुक्म दिया और सब खामोश होकर इसके उठने का इंतजार करने लगे। जैन शाह के लिए यह लम्हा किसी ख्वाब की तरह भयानक था। इसे लगा जैसे इसे जिंदा जमीन में दफन करने का हुक्म सुनाया जा रहा हो। शाह को वानिया हैरत से आगे बढ़कर इनकी तरफ देखती रह गई। ये वहशी क्यों? इसके जहन में सवालात की बारिश हो रही थी और वो अपने आगा जान की तरफ नजरें जमाई ये सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। दादा जान, मैं जाऊं? जैन शाह थूक निगलता डरते और संभलते हुए बोला। इसके कदम लरज रहे थे मगर वो अपनी जगह से हटने की हिम्मत भी कर रहा था। यार, ये बहुत खतरनाक है, इसने आहिस्ता से कहा, जैसे ये अल्फाज किसी जादू की तरह कमरे में घुल जाएं। आगा जान ने इसे सिर्फ तंबिया निगाहों से देखा, एक नजर जो बोल रही थी कि हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जैन ने खुद से कहा, फारिस अदा को बोले ना, क्योंकि वो जानता था कि एक छोटी सी गलती भी खतरे की गहराई में ले जा सकती है। और पूरे कमरे की फिजा इस लम्हे की शिद्दत में घुल गई, जैसे हर सांस, हर नजर और हर धड़कन एक नया राज सुनाने के लिए मौजूद हो। आगा जान ने एक तरफ खड़े फारिस की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर अपनी कमांड को वाज़ा अंदाज में दोहराते हुए बोला, जाओ और इसे कहना कि वानिया ने बुलाया है, फिर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फारिस ने सिर्फ एक लम्हे के लिए इसकी तरफ घोरी मारकर देखा, जैसे वो समझ गया हो कि यहाँ हर लफ्ज और हर इशारा अहम है। ये बात सुनते ही सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। क्या मतलब? कुछ नहीं कहेगा, वो भी वानिया के नाम पर? इरम ने जले भुने लहजे में पूछा, क्योंकि ये यकीन करना इसके लिए आसान नहीं था कि शाह हवेली का सबसे बड़ा वहशी, जो हर लम्हा मारने और मरने के लिए तैयार रहता है, वानिया के नाम पर खामोश रह सकता है। आगा जान ने एक हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, जाकर देखो। और वो लम्हा सबके लिए एक तरह के इम्तिहान जैसा था। जैन डरते डरते अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, दिल की धड़कन तेज और सांस बेतरतीब। कुछ देर बाद वो फारिस इसके साथ कमरे में दाखिल हुआ। ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहने, माथे पर बिखरे हुए उलझे हुए बाल और भींचे हुए लब जो इसके जब्त का पता दे रहे थे। वो भीड़ से नफरत करता था, वहशत की आदत रखता था, मगर जिसने इसे बुलाया था इसका बुलावा रोकना भी इसके लिए मुमकिन न था। जैन के साथ ही फारिस ने शौकियां मारते हुए अपने बाल हाथों से सेट किए, उंगली और अंगूठे खुले रखे, बाकी उंगलियां बंद और अंगूठे की नोक से नाक कोट करके यह खास अंदाज में सबकी तवज्जो हासिल की। जैन ने हैरत से पूछा, खैरियत से बुलाया? फारिस ने सिर्फ एक नजर देकर जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। इसकी ये एक्टिंग, इसका अंदाज सबको दीवाना बना रहा था। वानिया के बुलाने पर भी इसकी खामोशी में एक ताकत छुपी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि बिना ऑर्डर के मुझे कुछ समझ आ जाएगा। जैन दिल में सोच रहा था और सब जान चुके थे, ये शख्स सिर्फ फारिस ही का है और ये लम्हा इसी की दुनिया का एक राज था। दादा जान की आंखों में छुपी चिड़चिड़ाहट वाज़ा थी। वानिया की बारात वापस जाने के बाद इनकी दांत कचकचा गई। ये अल्फाज वो जबान से ना कह सके, क्योंकि हर लम्हा फारिस की जानदार तासीरात इन पर गालिब थे। ओह, सो सैड। कोई बात नहीं, लड़के और भी बहुत हैं। फारिस जानबूझकर सबको जज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादा जान की कड़वी नजरों ने इसे खामोश कर दिया। वो जमीन पर शूज की नोक से निशान बनाता, हाथ पीछे की तरफ बांधे रोबदार अंदाज में खड़ा था। अच्छा, फिर ऐसा करो, दादा जान ने जोर से कहा, कि मुझे भी कुछ लड़के बता दो ताकि मैं भी अपनी वानिया का रिश्ता देख सकूं। वानिया ने जैसे ही ये अल्फाज सुने, दिल में एक झटका सा लगा। फारिस ने अचानक सर उठाया और इसकी आंखों में छुपी हुई कुछ बात देखकर सबके अल्फाज गले में अटक गए। ओके, व्हाई नॉट, मीट मी। इसने हाथ आगे बढ़ाया, अपने आप से मिलने का इशारा करते हुए। यह हरकत देखकर बाकी सबने अपनी मुस्कुराहट जब्त की, क्योंकि ये लम्हा बस इतना इंटेंस था कि हवा भी रुकी हुई महसूस हो रही थी। शट अप दादा जान, फारिस ने इसे जोर से कहा, और दादा जान भी खामोश होकर तप रहे थे। मौलवी साहब ने निकाह शुरू करने की तैयारी की और फारिस ने इसे बाजू से पकड़कर वानिया के करीब बिठाया। वानिया अपने साथ होने वाले जुल्म पर साकित बैठी थी। इसका दिल एक अजीब सा गम और खौफ के दरमियान फंस गया था। मौलवी साहब ने जोशो खरोश के साथ निकाह पढ़ाना शुरू किया और वानिया की आंखें रोहासी होकर आसमान की तरफ झुकी रही। अल्लाह जी, शादी करनी थी ये काम इंसान से।
देव की खैद में नहीं। इसने दिल में अल्लाह से शिकवे किए और 3 दफा कबूल है कहते हुए मौलवी को देखकर अपनी बेबसी जाहिर की। इस लम्हे पूरा कमरा खामोश था। सिर्फ वानिया के दिल की धड़कन और मौलवी की आवाज गूंज रही थी और हर कोई जानता था कि ये वो पल है जहाँ जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन वानिया के लिए ये लम्हा सिर्फ खौफ, हैरत और एक छुपी हुई उम्मीद का मिला जुला एहसास था। इंशाल्लाह आज रात चैन की नींद नहीं सोएगा ये। वानिया ने अपनी किस्मत को कोसते हुए ना बहने वाले आंसू बहाने शुरू कर दिए। इस मंजर को देखकर बाकी सब हक्का बक्का रह गई, जैसे वो सब किसी खौफनाक फिल्म के हिस्से में मौजूद हो। सबसे ज्यादा खौफज़दा और सबसे ज्यादा मुतासिर भी वानिया ही थी, और अब वो जिसके बारे में कभी डरती थी इसकी बीवी बन चुकी थी। हाँ, मेरा हादसा। वानिया अपने कमरे में ज्वेलरी नोच नोच कर उतार रही थी, जब अदहा इसकी हालत देखकर बुलंद व बांग खैखा लगा रही थी। अगर अब मुझे तुम्हारी आवाज आई तो मुंह तोड़ दूंगी, वानिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा और एक झटके से अपना दुपट्टा खींच लिया। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही हो? या अल्लाह, इसे अकल दे। माँ ने दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने माथे पर हाथ मारा और मलामती नजरों से वानिया को देख रही थी। अल्लाह देगा, सब देगा। जो बंदा तुमने मेरे पल्ले डाल दिया है वो मेरी होती सारी अकल भी मफलूज हो जाए, वानिया ने गुस्से से कहा और आखिर में रूहान से होकर आंखें झुकाई। अरे अकल की आंदिश, खुदा का शुक्र कर, इतना अच्छा लड़का मिल गया कहीं, वानिया ने दिल में कहा, दिल की गहराइयों से खुशी महसूस करते हुए। मुझे तो वो शुरू दिन से ही बहुत पसंद था, बस इसके सामने खामोश रहती थी। मरियम शाह अपनी दिली मुराद पाने पर फूले नहीं समा रही थी, जबकि वानिया इन्हें देखकर हैरत में रह गई। रैली पसंद? वानिया ने दिल में सोचा, क्या वाकई कोई इंसान ऐसी पसंद की जाने वाली मखलूक भी हो सकता है? इसके जहन में एक अजीब सा खुशी और हैरत का मिला जुला एहसास उभरा और इसने दिल में खामोशी से दुआ की कि ये लम्हा हमेशा यादगार रहेगा। हाय आपकी मम्मा, वानिया ने अपनी माँ के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही गुस्से से उछल दौड़ी, जैसे जमीन पर चल रही तमाम मुश्किलात का जख्म एक लम्हे में हिल गया हो। मरियम शाह ने इसके इस रवैये को देखकर इसे सख्त नजरों से घूरा। तमीज करो, शौहर है वो तुम्हारा। वानिया ने आंखें घुमाई और लिपट गई। मैं कह रही हूँ, मैं इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। आखिर तुम सबने मुझे समझा ही क्या? जितना शौक था शादी का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वानिया जमीन पर गोद बनाकर बैठ गई और अपना टुकड़ा रोने लगी, जबकि बाकी सब इसकी एक्टिंग को हैरत और तफरी के मिले जुले एहसास से देख रहे थे। हालत देखो क्या कर दी है अपनी। रुबीना शाह ने असफसार किया, जैसे वाकई किसी ने कुछ तोड़ दिया हो। वानिया ने आंखें फैलाकर जवाब दिया, ओह हेलो, कौन सा बच्चा, कौन सा मिलना? मेरी बात सुने, ये मुलाकातें अपने तक रखें और यार फुप्पू, थोड़ा तो खौफ खुदा रखें। महशर में अल्लाह को मुंह भी देखना है। फुप्पू की ये कड़े अल्फाज सुनकर वानिया के अंदर की जलन और गुस्सा एकदम से भड़क उठा और इसने बगैर सोचे समझे अपने अंदर के गुस्से को अल्फाज में बदल दिया। इसी दौरान फजर और अल्हा का खैखा फिर से फूट पड़ा, जो वानिया के गुस्से और तनस का मंजर देखकर नहीं रुक रहा था। बस करो वानिया, इतनी बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें। शौहर है वो तुम्हारा और उम्र में बड़ा भी है। तमीज और इज्जत से बात करो, मुंह फाड़ कर कुछ भी बोलना नहीं। वानिया ने इनकी बातें सुनते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन दिल में सोचा कि अगर यही लफ्ज वो खुद सुनता तो यकीनन इसकी जबान हलक से बाहर निकल जाती। इस लम्हे पूरा कमरा खामोश सा हो गया और वानिया के हर लफ्ज में जज्बात की वो शिद्दत थी जो सबको अंदर तक हिलाकर रख देती थी। तभी वानिया ने टोकते हुए कहा, मैं तो मुंह फाड़ कर ही बोलूंगी। वो अपनी फुप्पू की नसीहत को बिल्कुल भी खातिर में न लाते हुए बदतमीजी से बोलती रही। मरियम शाह ने इसे सख्त नजरें दिखाई, लेकिन वानिया ने बस बेपरवाही से आंखें घुमाई और कुछ न कहा। रह ले, अच्छा न खाना लाओ। वानिया ने सरेंडर करते हुए हाथ उठाया, जैसे खाने का इशारा दे रही हो। मरियम शाह मुस्कुराकर इसे गले से लगाई और वानिया खाने लेने के लिए चल पड़ी। हाय वानिया, जब वो अपनी फुप्पू की आवाज पर मुड़ी तो हैरत से बोली, जी फुप्पू। फुप्पू ने हाथ पकड़ते हुए इल्तिजाई से कहा, जो मिलने आएगा तो मुझे पहले बताना, प्लीज प्लीज। वानिया ने आंखें फैला दी। अस्तगफार फुप्पू, वो क्यों आएंगे भला? दिल धड़कने लगा, शायद इसलिए कि वो अब कुछ हद तक नॉर्मल महसूस कर रही थी।